सुनामी। बच्चों, सुनामी क्या चीज़ होती है और इसके बारे में, इसके होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सुनामी कहाँ पर आती है? सुनामी आती है जलीय क्षेत्रों में, सागर, महासागर, जो बड़े जलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सुनामी आती है। और सुनामी बेसिकली लहरें होती है। जो सामान्य जो लहरें होते हैं उनका विकराल बड़ा जो रूप होता है वो सुनामी होता है। लेकिन बच्चों, यह सुनामी महासागरीय या सागरीय क्षेत्रों में विनाश ना करके तटीय क्षेत्रों में विनाश करते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लहरें हैं सुनामी के रूप में, जो ऊंची लहरें होती हैं वो तटों पर आकर के टूट जाती है और तटों पर आकर के अपना पानी छोड़ देती है। जिससे क्या होता है? जिससे तटीय क्षेत्रों में स्थित जो लोग हैं या फिर वहां पर उपस्थित जो संरचनाएं हैं वो भारी मात्रा में प्रभावित होती है। अब ये लहरें, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती कैसे हैं, इसके बारे में देखेंगे कि या तो भूकंप की वजह से, समुद्रिक स्थिति में भूकंप आ जाए तो तेज गति से वहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे कि लहरें होती है, जिसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं आदि। तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, और परिणाम स्वरूप क्या? ऊर्ध्वाधर ऊंची लहरें पैदा होती है, जिसके सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। इसका एक और नाम है बंदरगाह लहरें। तो सुनामी आने का कारण देखा बच्चों हमने कि यदि जलीय क्षेत्रों में या तो भूकंप आ जाए या फिर ज्वालामुखी के कारण वहां पर बड़ी बड़ी लहरों के उत्पन्न होने को सुनामी कहा जाता है, और यह तटीय क्षेत्रों को भारी मात्रा में प्रभावित करती है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु समय के सापेक्ष में, समय के साथ में आगे बढ़ती हुई तरंगों में ऊर्जा लगातार रूप से बढ़ती जाती है। जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीचे गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। बच्चों, ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई छोटे बर्तन को हम अचानक से तेजी से हिला दे। छोटे बर्तन को, यदि पानी से भरा हुआ छोटा बर्तन है, उसको अचानक से तेजी से हिलाएंगे तो क्या होगा? पानी में लहरें उत्पन्न होगी, और लहरें उत्पन्न होने के बाद वो पानी उस पात्र से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करेगा या निकल भी जाएगा। इसी प्रकार से जो बड़े समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, उनमें किसी कारण से, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण से, उसमें क्या होगा? हलचल होगी, और हलचल होने के कारण वो वहां पर एक ही प्रकार की तरंग होगी, और वो जब तरंग आगे जब बढ़ती है तो जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, और प्रारंभिक तरंग की जो ऊंची शिखर और गर्त जो बने, उनको समतल रखने के लिए वो आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है, और आगे की तरफ जब बढ़ती है तो तटों पर उस ऊर्जा को निर्मुक्त करती है, और निर्मुक्त करने के साथ में ही वहां भारी मात्रा में तबाही फैलाती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है, कि जहां पर गहराई अधिक है बच्चों, जहां पर जल की गहराई अधिक है, वहां इसके प्रभाव नहीं के बराबर आते हैं, ना के बराबर आते हैं, नगण्य मात्रा में होते हैं। लेकिन तटों के समीप जहां पर गहराई कम है, वहां यह भारी मात्रा में तबाही करता है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर, जो मध्य समुद्र के जो मध्य के बीच में जो गहरे समुद्रों में सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका जो प्रभाव होता है वो कहां पर? तटों पर ज्यादा होता है बच्चों। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। सिंपल सी बात है कि वहां पर महसूस भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है। जो इनकी लंबाई जो होती है लहरों की, वो अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। जो गहरे जो सागर है बच्चों, वहां पर इनकी लंबाई तो अधिक होती है, लेकिन ऊंचाई क्या होती है? वो कम होती है। लेकिन इसके विपरीत जो उथले सागर है, उथले जो क्षेत्र है अर्थात तटीय जो क्षेत्र है, वहां पर लंबाई कम होगी और ऊंचाई अधिक होगी। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, और वह भी कई मिनट तक।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी लंबाई तरंग कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो तरंग की ऊंचाई तो लगातार रूप से बढ़ती जाती है, लेकिन जो उसकी लंबाई कम होती जाती है। यही कारण है कि जो तरंग की ऊंचाई यदि बढ़ेगी, तरंग की ऊंचाई यदि बढ़ेगी तो वो ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचाएगी। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। उथले जल की तरंगे इसका दूसरा नाम हो गया। तो काफ़ी ऊंचाई में रहती है, 15 मीटर या इससे ऊपर भी यहाँ पर ये देखी जाती है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय कहाँ पर पाई जाती है? प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों में आती है। क्यों आती है इन क्षेत्रों में बच्चों? सोचने वाली बात क्या है, क्यों आती है इन क्षेत्रों में? क्योंकि यह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप से पीड़ित क्षेत्र है। इस वजह से भूकंप या हमने देखा भूकंप या ज्वालामुखी के कारण ये सर्वाधिक मात्रा में आती है। और यह जो क्षेत्र है, यह भूकंप या ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण ही यहीं पर ही सुनामी आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह कर देता है। जो जल होता है, जो ऊर्जा के रूप में वहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो तटों पर अंदर की ओर घुस जाता है और जब भारी मात्रा में तबाही फैलाता है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है, देखने वाली बात है बच्चों की विश्व भर में जितने भी देश हैं वहां पर तटों पर ही सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। और यही कारण है कि यह क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जान माल का नुकसान पहुंचाती है। तो तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है बच्चों, वो सुनामी की वजह से पहुंचता है। और यही कारण है कि हमने जब पढ़ाया था बच्चों कि जलवायु परिवर्तन की यदि स्थिति होगी, वैश्विक तापन की जब स्थिति होगी, तो बर्फ या फिर हिम के जो क्षेत्र है वो पिघल जाएंगे और जल स्तर, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि तटीय क्षेत्रों में विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन या वैश्विक उष्णन का जो क्षेत्र देखा जाएगा, तब वहां पर तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण वो सर्वाधिक समस्या का क्षेत्र भी माना जाएगा। और यहां पर भी सुनामी चूंकि कहां पर तटीय क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावित करती है और तटीय क्षेत्रों में ही विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए यहां यह इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत ज्यादा माना जाता है। अब बच्चों यदि हम ये देखें कि तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना या मानवीय जनसंख्या को कम करे, तो यह हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार की समस्या कम हो। लेकिन कहां पर किस प्रकार के मानवीय संसाधन पाए जाएंगे, यह लंबे समय से चले हुए कार्यों के बदौलत होता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया। भाई बच्चों 26 दिसंबर 2004 को बहुत बड़ी सुनामी आई थी और यहाँ पर हिंद महासागर में यह इसकी उपस्थिति देखी गई थी। इससे इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका आदि देशों में भारी मात्रा में तबाही मची थी। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि सुनामी जैसी जो चीजें हैं, जो कि केवल एक देश या एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक देश प्रभावित होते हैं। और इसके जो सूचना तंत्र है, क्योंकि बच्चों ये अचानक से नहीं आती, सुनामी जो आती है वो अचानक से नहीं आती, कहीं पर भूकंप आएगा, कहीं पर ज्वालामुखी आएगा और उससे फिर प्रभावित होती हुई लहरें दूसरे क्षेत्रों में आती है, तटों पर आती है। तो इसकी सूचना यदि हम पहले से दूसरे देशों को या दूसरे क्षेत्रों को दे दे, तो हो सकता है कि जन धन की हानि कम हो सके, जान माल का जो नुकसान है वो कम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूचना देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि
यहाँ पर जो 26 दिसंबर 2004 को जो भूकंप आया, यहाँ पर भूकंप कहाँ पर आया, समुद्री क्षेत्र में आया। और समुद्री क्षेत्र में भूकंप आने के कारण भूकंप का प्रभाव क्या हुआ, सुनामी के रूप में प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत का ये तटीय क्षेत्र, श्रीलंका का ये तटीय क्षेत्र, भारत का ये तटीय क्षेत्र, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया के भाग है, वो यहां पर भारी मात्रा में प्रभावित हुए। अब यहां पर भूकंप आया कहां पर था बच्चों, यह जो भारतीय जो प्लेट है, भारतीय प्लेट बर्मा की जो प्लेट है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, बर्मा की प्लेट से जो टकराया, तो टकराने के बाद वहां पर क्या हुआ, वहां पर भूकंप जैसी स्थिति देखी समुद्र में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में इसका अधिकेंद्र था। इसका अधिकेंद्र बच्चों यहां पर था और इस अधिकेंद्र के कारण इसके चारों ओर सुनामी फैली और सुनामी जब आई तो तटीय क्षेत्र को भारी मात्रा में प्रभावित इसने किया। तो हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी की स्थिति जो कि 26 दिसंबर 2004 को आई थी, उसको हम यह मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। और ये आई कैसे थी बच्चों, यहां पर बच्चों यह जो प्लेट है, इस प्लेट की बर्मा प्लेट से टकराहट होना और टकराहट होने के बाद यहां पर इसका अधिकेंद्र बनना और अधिकेंद्र बनने के बाद इस क्षेत्र से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो हलचल हुई, उस ऊर्जा का समुद्र में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में यहां पर फैलना और उसके पश्चात इससे आसपास के जो क्षेत्र है, न केवल भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके प्रभावित जो क्षेत्र है, प्रभावित जो देश है, वो इससे भारी मात्रा में प्रभावित हुए। अथाह जान और माल की हानि यहां पर देखी गई, जिसके कारण बच्चों 3 लाख लोगों से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 3 लाख लोग यहां पर मृत्यु को प्राप्त हुए इस 2004 की आई हुई सुनामी की वजह से। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना जो चेतावनी तंत्र है, जिसका कार्य क्या है कि विश्व में कहीं भी यदि सुनामी जैसी स्थिति आई तो वो प्रभावित जो पक्ष है, प्रभावित जो क्षेत्र है, उसको सूचना देगा, उसको चेतावनी देगा कि आपके यहां पर सुनामी आ सकती है। तो उसमें भारत शामिल हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले भारतीय क्षेत्रों में ज्यादा सुनामी नहीं आई थी, लेकिन 2004 में आने वाली सुनामी ने भारत को चेतावनी तंत्र, जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना चेतावनी तंत्र है, उसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हमने सुनामी देखा, सुनामी के पश्चात जो इसके बाद अगला जो प्राकृतिक आपदा है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बच्चों, वो हम मानसून वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और दूसरी जो पुस्तक है वहां पर भी हमने चक्रवातीय स्थिति को देखेंगे। तो यहां पर हमें देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, जो चक्रवात है वो चक्रवात कैसे तंत्र है, निम्न दाब, लो प्रेशर के तंत्र होते हैं, निम्न दाब युक्त तंत्र होते हैं, जहां पर हम ये भी जानते हैं जब भी अंदर निम्न दाब है तो बाहर कैसा होगा, उच्च दाब होगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेगी, तेज गति से चलेगी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये सीधी ना जा करके घूमती हुई जाती है और घूमती हुई जाने के साथ में क्या होता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चक्रवातीय स्थिति में बनती है। और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो उष्णकटिबंध में बनते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और उष्णकटिबंध की स्थिति कहां पर है बच्चों, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, लगभग यदि हम बात करें तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक ये इनकी स्थिति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। काफी बड़े पैमाने पर ये क्षेत्र फैले होते हैं और बड़ी मात्रा में यदि ये पहले से इनकी सूचना नहीं हो तो भारी मात्रा में तबाही फैला सकते हैं। सुनामी की तरह चक्रवात की सूचना भी पहले आ जाती है और पहले आ जाने के कारण इससे बचाव संभव हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रबंधन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा कार्य करती है। जो संघनन की प्रक्रिया हुई, दूसरे
बुक में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है बच्चों, वहाँ पर हमने इसका विस्तार से अच्छे से अध्ययन किया कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति, इनका विस्तार, इनका गमन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो विशेष तौर से इनकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो संघनन की उष्मा से प्राप्त होता है, जो कि गुप्त उष्मा की जो छोड़ी गई ऊर्जा है बच्चों, जो कि उष्मा है, उससे यह प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अब प्रारंभिक परिस्थितियां कौन कौन सी होगी उसके बारे में देखेंगे। एक तो तापमान अधिक होगा वहां पर उस क्षेत्र में, दूसरा कोरियोलिस की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर कोरियोलिस नहीं होगा बच्चों, कि हमने ये देखा था अभी कि यहां लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, तो यदि कोरियोलिस बल नहीं होगा तो ये सीधे रूप से बाहर से अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर समदाब रेखा है कि हम देखें स्थिति तो बाहर से अंदर की ओर सीधी रूप में पवनें गति करेगी कोरियोलिस बल के नहीं होने की स्थिति में। लेकिन यदि कोरियोलिस बल होगा तो यह सीधे ना जाकर के घूमती हुई जाएगी अंदर, घूमती हुई 45 डिग्री के कोण पर घूमती हुई अंदर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये देखा कि पहला पॉइंट है लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निर्मुक्त हो सके। अब ये किन स्थितियों में होगी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही तो बच्चों उष्ण और आर्द्र वायु होगी। इसके अलावा तो उष्णता और आर्द्रता कम देखने को मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इस प्रकार की चीजें मिलेगी। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संघनन की प्रक्रिया होगी, इस वजह से ही गुप्त उष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है, अब गुप्त उष्मा यदि निर्मुक्त हुई तभी वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति उन चक्रवातीय स्थिति को प्राप्त होगी। दूसरा है तीव्र कोरियोलिस बल, जो केंद्र को निम्न वायुदाब को भरने ना दे। ठीक है, यहां पर निम्न वायुदाब है, इसको भरने ना दे। और यहां पर ये देखा जाता है बच्चों कि 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वहां पर कोरियोलिस बल शून्य मात्रा में प्राप्त होता है, नगण्य मात्रा में प्राप्त होता है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन 0 से 5 डिग्री के मध्य कोरियोलिस बल नगण्य मात्रा मिलता है, इसलिए इस क्षेत्रों में 0 से 5 डिग्री जो अक्षांशीय क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के चक्रवात की प्राप्ति वहां पर नहीं होगी, चक्रवात पाया ही नहीं जाएगा इन क्षेत्रों में, 0 से 5 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहां ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तीसरी स्थिति है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो जाते हैं। क्षोभ मंडल में क्योंकि बच्चों नीचे का जो जलवायु जो क्षेत्र है वो ऊपरी जलवायु परिसंचरण के द्वारा नियंत्रित होता है, तो वहां पर क्षोभ मंडल में अस्थिरता होना आवश्यक है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र का बना रहना। यदि निम्न वायुदाब नहीं होगा तो चक्रवात भी नहीं होगा, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र का बना रहना आवश्यक है। और नेक्स्ट है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त उष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध कर सके। ठीक है, तो वहां पर मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति हो, जो कि नम और गुप्त उष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध कर सके, जो गुप्त उष्मा बाहर निकल रही है उसको रोक सके, जिससे कि वहां चक्रवाती स्थिति बरकरार रहे। तो इस प्रकार की स्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आवश्यक हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना किस प्रकार से होती है इसको हम देख लेते हैं, कि हमने दूसरी पुस्तक में भी इसको देखा था, यहां पर एक बार और देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड़ होता है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। यहां पर बच्चों तूफान की आंख के रूप में यहाँ पर ये आँख होता है, और यहाँ जो आँख होती है जिसे हम चक्षु कहते हैं, चक्षु के बाहर जो होता है इसे चक्षु भित्ति कहते हैं, और वास्तविक रूप से तूफान यहाँ चक्षु भित्ति में ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर की ओर उठते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर की ओर यह उठते हैं क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र है, और निम्न दाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऊपर की ओर वायु उठेगी, जिससे कि निम्न दाब का क्षेत्र बरकरार रह सके।
सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती है, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। यदि पास पास में वायुदाब की रेखाएं होंगी, दाब रेखाएं पास पास होंगी, तभी तो दाब प्रवणता बल अधिक कार्य करेगा। यदि दूर दूर होगी तो दाब प्रवणता बल कार्य नहीं करेगा, कम करेगा। इसलिए यहां पर जो सामान्य समदाब रेखा है वो नजदीक यहां पर होगी। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक हो जाता है। तो यदि दाब प्रवणता बल की बात करें जो 14 से 17 मिलीबार 100 किलोमीटर तक हो सकता है। तो 100 किलोमीटर के मध्य 14 से 17 मिलीबार यहां पर दाब प्रवणता बल के रूप में हमें प्राप्त होता है। और केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है। इस तरीके से यहां पर बच्चों इस प्रकार से यहां पर ऊंचाई के रूप में गमन करती है। और ये आंख की स्थिति होती है, यहां पर ये चक्षु भित्ति होती है। और वास्तविक रूप से जो चक्रवात की विनाशकारी जो स्थिति होती है वो चक्षु भित्ति में ही होती है। इस चक्षु भित्ति जो होती है वहीं पर होती है, ठीक है। इसके अलावा बादलों का निर्माण होना, बादलों के निर्माण की स्थिति देखी जाती है। और विभिन्न प्रकार के बादल जिससे कि यहां वर्षा लाते हैं। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समय अनुसार वितरण। तो बच्चों भारत में यदि हम चक्रवातों की स्थिति देखें तो ये उत्तर भारत में और तटीय क्षेत्रों पर, जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। एक खास बात और बच्चों कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो स्थल में पैदा नहीं होंगे, केवल जल में ही पैदा होंगे, क्योंकि जल में ही गुप्त उष्मा उनको प्राप्त हो सकती है। संघनन के पश्चात जो गुप्त उष्मा होगी वो कहां पर मिलेगी? जलीय क्षेत्र में मिलेगी। इसलिए यह स्थलीय भाग पर आने के पश्चात अपनी उपस्थिति कम कर देते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। स्थल भाग में आने के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं। केवल इनकी उत्पत्ति जलीय भागों पर ही हो सकती है। तो इनके यदि हम बात करें तो मानसूनी मौसम के दौरान ये 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पैदा होते हैं मानसून के दौरान। लेकिन मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। मानसून के पश्चात जो अक्टूबर और नवंबर के जो महीने होते हैं वह बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक जो चक्रवात इन्हीं क्षेत्रों में बनते हैं। यहाँ चक्रवात 16 से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर के पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इनकी स्थिति देखी जाए तो बच्चों अक्टूबर और नवंबर में और जुलाई में यहां पर इनकी अलग अलग स्थिति देखी जा सकती है कि किस प्रकार के जो चक्रवात है वो कहां पर बन रहे हैं। मानचित्र में हम देख सकते हैं बच्चों इस मानचित्र के द्वारा कि कौन सा चक्रवात किस प्रकार से बन रहा है। तो यहां बच्चों हम देख सकते हैं मानचित्र में कि वायु तथा चक्रवात आपदा जो क्षेत्र है भारत में वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। ये देखने वाली बात है बच्चों कि भारत में जो चक्रवात आते हैं वो विश्व का लगभग 6% चक्रवात भारत में आते हैं। और सर्वाधिक जो चक्रवात है वो चीन जापान वाले क्षेत्र में लगभग 30% चक्रवात वहां पर आते हैं। सर्वाधिक चक्रवात उन्हीं क्षेत्रों में। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 25% चक्रवात देखे जाते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी हर साल 20 से 25 चक्रवात देखे जाते हैं प्रति वर्ष। लेकिन 2 से 3 जो चक्रवात है वो विनाशकारी होते हैं। तो यहां हम भारत में देख सकते हैं बच्चों कि कौन से चक्रवात की स्थिति क्या है। अति अधिक क्षति जोखिम वाले जो क्षेत्र है वो इन क्षेत्रों में देखे गए हैं, वो यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में देखे गए हैं। इसके बाद बात करें अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, ठीक है, जो क्षेत्र बी के रूप में यदि हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर असम का ये क्षेत्र, साथ ही इन तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ भी चक्रवात की स्थिति देखी जाती है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र जो होता है वो ये मध्य या उत्तर भारत का ये क्षेत्र है जो कि इसका स्तर
अगला है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है बचा हुआ, जो कि अत्यधिक जो क्षेत्र है उससे कम में पास में सराउंडिंग क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम मध्यम या निम्न क्षति के जो क्षेत्र देखते हैं वो दक्षिण भारत में देख सकते हैं। साथ ही बच्चों यह हिमालय की जो स्थिति है यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं चक्रवातीय स्थिति के अंतर्गत। तो यहाँ भारत में हम देख सकते हैं कि लगभग 20 से 25 चक्रवात हर वर्ष आते हैं और विशेष रूप से पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है, चाहे वो उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो या फिर बंगाल का ये क्षेत्र हो, पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र हो, यहाँ पूर्वी तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चक्रवातीय स्थिति को प्रभावित करने वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो उत्तर भारत का ये क्षेत्र इससे प्रभावित माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से महीने में कौन सा चक्रवात किस तरीके से आता है और वो बंगाल की खाड़ी में कितना आता है और अरब सागर में कितना आता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये देखने से पता चल रहा है कि महीना बंगाल की खाड़ी में स्थिति और अरब सागर में स्थिति। जनवरी के महीने में 4 चक्रवात औसतन रूप से बंगाल की खाड़ी में और 2 चक्रवात अरब सागर में पाए जाते हैं। ये जो ब्रैकेट में है बच्चों, वो ब्रैकेट में टोटल चक्रवातों का प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। टोटल चक्रवातों का प्रतिशत उस महीने कितने आया। तो जनवरी में हम देखते हैं कि मात्र 1.3% बंगाल की खाड़ी में और 2.4% अरब सागर में चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है। फरवरी की यदि हम बात करें बच्चों तो 1 चक्रवात मात्र यहां बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में 0 चक्रवात यहां पर पाए जाते हैं। मार्च में 4 चक्रवात और 0 चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है। अप्रैल के महीनों में इनकी संख्या अब बढ़ना चालू होगी। 18 चक्रवात और यहां पर 5 चक्रवातों की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर मई के महीने में, क्योंकि बच्चों तापमान में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे चक्रवातों की बारंबारता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो यहां मई के महीने की जो बात करें हम बच्चों तो मई में 28 चक्रवात यहां पर देखने को मिलते हैं और 13 चक्रवात यहां पर देखने को मिलते हैं। जून के महीने में 34 चक्रवात और यहां 13 चक्रवात। जुलाई के महीने में बच्चों हम बात करें तो 38 चक्रवात और 3 चक्रवात। अगस्त के महीने में 25 और 1, सितंबर में 27 और 4 चक्रवातों की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर में 53 और 17, इन दोनों की स्थिति इस प्रकार से है। नवंबर में 56 चक्रवात और 21 चक्रवात और दिसंबर के महीने में 26 और 3 चक्रवातों की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। कुल यदि हम बात करें कुल चक्रवातों की स्थिति तो 314 चक्रवात औसतन रूप से बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होते हैं और अरब सागर से लगभग 82 चक्रवात यहां पर प्राप्त होते हैं। और यहां इनकी स्थिति की यदि हम बात करें तो बच्चों नवंबर के महीने में यहां पर नवंबर के महीने में सर्वाधिक मात्रा में यहां पर चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है, दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो। तो और मुख्यतः देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के महीने, दोनों अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक स्थिति इन चक्रवातों की देखी जाती है। तो चक्रवातों की बारंबारता यदि भारत की बात करें तो लगभग 400 चक्रवात, 314 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में 82 चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है। तो पूर्वी जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर चक्रवात की से प्रभावित होने वाला क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। इसमें से यदि हम बात करें बच्चों इन 300 से ऊपर चक्रवातों में 20-25 चक्रवात है वो मुख्य रूप से आते हैं। उनमें से भी यदि हम बात करें तो 2-3 चक्रवात ज्यादा घातक देखे जाते हैं हर साल, प्रतिवर्ष की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम किस प्रकार का होता है ये हम देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। ये हम जानते हैं बच्चों कि जो उष्ण और आर्द्र वायु से होने वाली जो गुप्त ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो क्या है, वो इन चक्रवातों की ऊष्मा का कार्य करता है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर होते जाते हैं उसका बल कमजोर होता जाता है। तो दूर होने पर एक कमजोर की स्थिति देखी जाती है, नजदीक पर ही यह ज्यादा प्रभावशाली देखा जाता है क्योंकि यहां पर गुप्त ऊष्मा इसमें प्राप्त हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल पर असाधारण रूप से ऊपर उड़ता हुआ जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। जो तूफान महोर्मी कहा जाता है यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है कि यहाँ पर इसकी जो स्थिति है
समुद्रीय जो स्थिति है वो जलवायविक कारणों से यहाँ पर महुर्मी देखे जाते हैं। जलवायविक कारणों से महुर्मी यहाँ पर जो वहाँ का तल है वहाँ पर उसकी उपस्थिति देखी जाती है समुद्र के तल पर। बच्चों यहाँ पर समुद्र का जो सतह है वहाँ पर इन महुर्मी की उपस्थिति देखी जाती है और ये महुर्मी जल के सतह को ऊपर या नीचे करने का कार्य करते हैं। किसके वजह से? चक्रवातीय स्थिति की वजह से। इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार की मानवकृत ढांचों का विनाश भी देखा जाता है इन चक्रवातीय स्थिति के द्वारा। अब अगला है बच्चों बाढ़। हमने आज की क्लास में सुनामी देखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखे और तीसरा है आज हम पढ़ेंगे बाढ़। बाढ़ की स्थिति बच्चों देखे जाए तो यहां पर ये देखा जाता है कि जलीय प्रवाह अर्थात नदियों में यहां पर बाढ़ विशेष रूप से देखे जाते हैं। और यहां पर यह भी बात है बच्चों कि भारत में साल भर वर्षा नहीं होती। भारत की जो वर्षा है वो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। इसीलिए इसी समय जब दक्षिण पश्चिम मानसून ज्यादा प्रभावी होता है उसी समय बाढ़ के क्षेत्र यहां पर देखे जाते हैं। तो आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे, आपने देखे होंगे, समाचार पत्रों में भी देखे होंगे और बाढ़ को एक टेलीविजन में समाचार पत्रों में महसूस भी किए होंगे किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो वर्षा के क्षेत्र में जब विशेष रूप से बच्चों दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उस समय पूरे भारत में जब वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। विशेष रूप से बात करें बच्चों हम तो जो नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर बाढ़ देखी जाती है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां पानी अंदर भूगर्भ में नहीं जा सकता, ऐसे चट्टानी क्षेत्र वहां पर भी बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों में ऋतु में ही आती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में आती है, कुछ ऋतु में आती है। अचानक बाढ़ नहीं आती क्योंकि बाढ़ का जो पानी है, जो प्रवाहित पानी है, वो हमें पहले से पता चल जाता है कि ऊपर से पानी आ रहा है और यहां से बाढ़ अचानक से आ सकती है। इसलिए हमें पहले ही इस बारे में सूचना पता चल जाती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। तो जब ऊपरी स्तर से जब जल नदियों के रूप में आता है तो वहां पर लगातार रूप से यदि वर्षा लगातार रूप से बढ़ती गई तो नदीय जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। वहां पर जो नदी की जो वाहिकाएं है, जो जल वाहिकाएं है, वो अपने तटबंधों को अपने क्षेत्रों से बाहर की ओर निकल जाते हैं और बाढ़ का निर्माण करते हैं। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्र में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। जो झीलें होती है बच्चों उसमें भी क्षमता से अधिक, तो क्षमता से अधिक जो जलीय जो क्षेत्र हैं वहां पर यदि क्षमता से अधिक जल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। सिंपल सी बात है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी महुर्मी। तटीय जो क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसमें कोई महुर्मी आ जाए, तूफानी महुर्मी आ जाए, जैसे कि हमने अभी चक्रवात में देखा था, तो वहां पर तभी भी बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलन, जमीन की अंतः स्पंदन या इन्फ्लेटेशन, जो अंदर जमीन में पानी जाता है, दर में कमी आना, अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में बढ़ जाना। मृदा अपरदन के द्वारा जो बच्चों मृदा या फिर जो अपरदित जो पदार्थ है वो नदी क्षेत्र में चल जाना, जिससे कि वहां पर नदी के अंदर इतना ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाना कि वहां पर पानी कम आए, ठीक है, जिससे कि पानी बाहर की ओर निकल जाता है, जल बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे भी क्या बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। तो मुख्यतः यदि हम बात करें कि ऐसे क्षेत्र जो जल के जो क्षेत्र है, चाहे वो जलाशय हो चाहे वो नदी हुई, वहां पर क्षमता से अधिक पानी आ जाना बाढ़ का कारण होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत, बांग्लादेश में इनकी बारंबारता होने वाले नुकसान ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? एक तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये मानसूनी प्रकार की जलवायु को दर्शाते हैं, अर्थात यहाँ पर पूरे साल वर्षा नहीं आती, कभी कभी ही बारिश, कुछ महीने ही बारिश आती है। दूसरा, यहाँ की जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो इस वजह से इन क्षेत्रों में भारी तबाही यह करती है।
दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो दूसरे जो तबाही है, दूसरे जो बच्चों यहाँ पर हमने आपदाएं देखी, उनकी तुलना में बाढ़ क्या है, मानवकृत ज़्यादा है। मानवीय जो कारक है बाढ़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे हम बात करें कि यहाँ पर वनों का उन्मूलन हुआ हो, इस वजह से मृदा का अपरदन हुआ हो, या फिर हम बात करें कि बाढ़ के क्षेत्रों में मानव बसावट हुई हो या औद्योगिकरण हुआ हो, कारण चाहे जो हो, लेकिन बाढ़ में ज़्यादा जो कारक होता है वो मानवीय पक्ष का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानवीय क्रियाकलाप, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना, यह बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता में ज़्यादा आती है। तो हमने ये चीज़ें किसके वजह से हुई? मानव की वजह से हुई। जितनी समस्या हुई है मानव की वजह से हुई, इसलिए बाढ़ को लाने में मानव का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मानवीय पक्ष इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है बच्चों। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है, और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ ज़्यादा आती है जहां पर बड़ी नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है, क्योंकि यहाँ जो बारिश आती है और साथ में यहाँ पर प्रभावित होने वाली जो नदियाँ है वो अपना रास्ता बदल लेती है। चाहे कोसी नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, ये आदि जो नदियाँ है बच्चों, ये क्या है, चाहे दामोदर नदी हो, ये नदियाँ किस प्रकार की है, ये अपने अपने राज्यों में बाढ़ लाने का कार्य करती है और साथ ही अपना रास्ता भी बदलने का कार्य करती है, जिससे भी यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते देखे गए हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव के कार्यकलाप द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। तो मानवीय क्रियाकलाप, जिससे कि जो प्राकृतिक तंत्र है, जो प्राकृतिक अपवाह तंत्र को अवरुद्ध कर देना, तो विभिन्न कारणों से हम देख सकते हैं कि बाढ़ मानवीय क्रियाकलाप का हस्तक्षेप यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते हुए मानसून द्वारा होती। हमने मानसून के अंदर भी पढ़ा था बच्चों कि लौटता हुआ जो मानसून है, उत्तर पूर्वी जो मानसून जो लौटता हुआ होता है, वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात तमिलनाडु में वर्षा करता है, और उससे भी तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बाढ़ के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बाढ़ के संभावित क्षेत्र हम देख सकते हैं बच्चों, यदि हम उत्तर से बात करें तो यहां पर ये राजस्थान का कुछ हिस्सा होते हुए पंजाब का यह नदी जो क्षेत्र है, जो कि सतलज नदी से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी आदि के द्वारा यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी का नाम लिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर लोहित नदी के रूप में और आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, वो पूरे असम में बाढ़ का कारण बनती है। तो यहाँ पर भारी मात्रा में बच्चों बाढ़ की स्थिति देखी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गंगा के मुहाने के समीप यहाँ पर और महानदी क्षेत्र में, इसके अलावा कृष्णा नदी आदि, यहाँ पर पश्चिम में बात करें तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, इन क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। यदि हम बात करें बच्चों तो बाढ़ संभावित जो क्षेत्र है, वो बाढ़ संभावित क्षेत्र प्रमुख रूप से नदियों के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इस तरीके से बाढ़ संभावित क्षेत्र को हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है बच्चों कि बाढ़ तो हमारे यहाँ पर आती है, तो जब बाढ़ आती है उसी समय पर यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्रों में सूखा भी पड़ता है। तो दोनों प्रकार की जो आपदाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों प्रकार की आपदाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, बाढ़ भी देखने को मिलती है तो सूखा भी देखने को मिलता है। तो भारत में ये बड़ी समस्या का विषय है कि दोनों चीजें एक साथ है, और लगातार सरकारें इस पर प्रयास कर रही है कि दोनों समस्याओं को दूर किया जा सके। आगे हम इसमें यहां पर देखेंगे कि बाढ़ का परिणाम और नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बाढ़ का परिणाम और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसके मैदानी क्षेत्र है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर
सभी क्षेत्रों में हम जानते हैं बाढ़ जब आती है तो समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी, तो भारी समस्याओं का सामना यहां पर उन क्षेत्रों में करना पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें हैं, रेल है, पटरी है, पुल है, मानव बस्ती है आदि को भी समाप्त कर देती है, उनको भी खत्म कर देती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कई तरीके की बीमारियां जैसे कि मलेरिया की बीमारियां, ठीक है, हैजा की बीमारियां, आत्रशोथ, हेपेटाइटिस, दूसरे दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी देखे जाते हैं। तो यहां पर बाढ़ अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल यदि हम बात करें तो उनको नुकसान पहुंचाती है। यदि हम बीमारियों के रूप में बात करें तो बीमारी फैलाती है बाढ़, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और बच्चों, जब जहां पर बाढ़ आएगी वहां पर साफ पानी की भी कमी होगी, पीने योग्य जो पानी है वहां पर उसकी भी कमी होती है। तो इस तरीके की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। अब कुछ यदि हम बात करें तो बाढ़ से कुछ लाभ भी है, जैसे कि हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाने का कार्य करती है। जहां पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होता है बच्चों, नदियों के समीप वाले जो क्षेत्र, वहां पर हर वर्ष नई मृदा का निर्माण होता है जो कि क्या होती है, उपजाऊ होती है, लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली जो असम का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मजोली, कहां पर है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है परंतु यहां चावल की फसल बहुत अच्छी प्रकार की होती है क्योंकि नई मृदा का यहां पर लगातार आगमन देखा जाता है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने नाम मात्र के हैं। नुकसान बहुत ज्यादा देखा जाता है और सरकारें इस पर कार्य भी कर रही है। अब कौन कौन से काम करने हैं इस पर देख रहे हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। तो यहां पर कौन कौन से उन्होंने काम किए उसको देख लेते हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से होने चाहिए। कौन कौन से काम होने चाहिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना। पहला काम क्या हुआ, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर नदियों के पास में उनके समीप तटबंध बनाए जिससे कि नदियों का जो जल है वो बाहर की ओर नहीं जाए। दूसरा है नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर हम बांध बना सकते हैं जिससे कि अतिरिक्त जो जल है उसे हम अनेक प्रकार के कार्यों में बांध के द्वारा उसको सिंचाई में भी काम में ले सकते हैं, उससे विद्युत का निर्माण भी कर सकते हैं, उससे दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं वो भी हम यहाँ पर बांध के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बांध बनाने का काम भी हम कर सकते हैं और ऐसे किए भी हैं। ऐसे कार्य हमने अनेक प्रकार के कार्य किए भी हैं, चाहे दामोदर नदी हो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो आदि पर वहाँ पर कार्य भी हमने किए। वनीकरण को बढ़ावा देना। वनीकरण को जब बढ़ावा देंगे बच्चों तो क्या होगा, वो बाढ़ को कम करने के लिए लाभदायक होता है। और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना। जो ऊपरी जो जल क्षेत्र है, जो नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया होता है बच्चों, उन क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। यदि वहां पर अत्यधिक निर्माण होते गए इस वजह से ही बाढ़ ज्यादा देखी जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना, निर्माण कम हो जिससे कि बाढ़ की स्थिति रोकी जा सके। नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना। जो नदी वाहिकाओं का जो क्षेत्र है, जो कि पानी जल वहां पर प्रवाह होता है, उन लोगों को दूसरी ओर बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। जो जहां पर बाढ़ सर्वाधिक मात्रा में हर साल आती है वहां पर जनसंख्या के बसाव को कम किया जा सकता है, उनकी बसावट को कम कर सकते हैं जिससे कि जान मान की जो हानि है उसको हम कम कर सके। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आकस्मिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र देश के पश्चिम और उत्तरी भाग में है ज्यादा उपयुक्त होंगे, लेकिन तटीय क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है वो चक्रवातीय स्थिति के कारण ज्यादा आती है, तो वहां पर इस प्रकार के फायदे ना होंगे। लेकिन वहां पर सूचना यदि हम आदान प्रदान करें तो वहां पर भी समस्याओं को कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज 3 प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको पढ़ा। इसके बाद अगली जो प्राकृतिक आपदा होगी वो अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।